बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फार्मा सॉल्यूशन पाकिस्तान में मैं आपको वेलकम कहता हूं। आज का हमारा जो लेसन है या लेक्चर है वो मुश्तमिल है कार्ल फिशर टाइट्रेटर पर। तो कार्ल फिशर टाइट्रेटर क्या है, इसका नाम कार्ल फिशर टाइट्रेटर क्यों है और ये किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होता है, और कार्ल फिशर टाइट्रेटर में इस्तेमाल होने वाला KFR कार्ल फिशर रिएजेंट जिसे हम कहते हैं वो किस तरह प्रिपेयर किया जाता है, USP की गाइडलाइन के मुताबिक उसको किस तरह प्रिपेयर करते हैं, आम लोकल या कमर्शियल स्केल पे इसको किस तरह प्रिपेयर किया जाता है, इसको स्टैंडर्डाइज कैसे किया जाता है, इस रिएजेंट के अंदर कौन कौन से केमिकल या कंपोनेंट इस्तेमाल किए जाते हैं, और फिर इस केमिकल की स्ट्रेंथ या इसको स्टैंडर्डाइज कैसे किया जाता है, इस जो पिरिडीन इस्तेमाल किया जाता है वो क्यों इस्तेमाल किया जाता है, और एंड पे जो स्टेबल कम्प्लेक्स बनता है वो किस तरह बनता है, इसका प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग क्या है, इसमें केमिकल रिएक्शन किस तरह होता है, और इसमें वाटर और LOD में क्या फ़र्क है, इसको डिटरमिन करने का मेथड और इनमें फ़र्क क्यों है, LOD कहाँ पे डिटेक्ट किया जाता है और वाटर स्पेशली कहाँ पे डिटेक्ट किया जाता है या डिटरमिन किया जाता है। और उसके बाद इसी वीडियो के एंड पे ही मैं आपको मेटलर टोरेडो V20 मॉडल पे एक टेस्ट मींस वाटर कंटेंट को डिटरमिन करके ही आपको प्रैक्टिकली भी दिखा दूंगा कि वाटर को हम कैसे डिटेक्ट करते हैं, इंस्ट्रूमेंट को कैसे हैंडल किया जाता है। इसी एक ही वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपके तमाम कंसेप्ट्स, आपके तमाम पॉइंट्स क्लियर हो जाएं। तो एक्चुअली अगर आप USP के चैप्टर 921 को ओपन करें तो उस पर आपको वाटर कंटेंट की हेडिंग मिलेगी। तो ये USP 921 वाटर कंटेंट, और उसके बाद इसके अंदर आपको टेक्निक्स मिलेंगी कि वाटर कंटेंट को कैसे डिटरमिन किया है। तो हम आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये वाटर कहाँ से आ रहा है, देखें ये वाटर आ रहा है ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर या जिस एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं, एक तो वहाँ से एक इसकी टाइप वहाँ से आ रही है, और दूसरा जो है ये जो हाइड्रेट्स हैं वो है, या सिंपली वाटर जो है टू वो किस तरह कि जो फ्री वाटर है वो एब्जॉर्ब्ड फॉर्म में होगा जो कि हमें मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी से मिलेगा, और वो किसी भी प्रोडक्ट में एब्जॉर्ब हो सकता है। दूसरा वाटर की जो टाइप है वो इमोबाइल है या बॉन्डेड फॉर्म है जिसे हम हाइड्रेट्स का नाम देते हैं। तो ये टू टाइप्स के वाटर मीन्स वाटर की अवेलेबिलिटी की टू टाइप्स, फ्री में और बॉन्डेड फॉर्म में। तो फ्री में जो है वो मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी की वजह से एब्जॉर्ब होकर मौजूद है, और जो बॉन्डेड है वो हाइड्रेट्स की फॉर्म में है। अब ये जो वाटर कंटेंट है या जो मॉइस्चर है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स या नुकसानात क्या हैं। अगर वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है किसी भी प्रोडक्ट में, सपोज ड्राई सस्पेंशन है या टैबलेट है, कैप्सूल है, एटसेट्रा, कोई भी प्रोडक्ट है, तो वो क्या करेगा, हमारी प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ख़राब हो जाएगी, शेल्फ लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी, और उसके अलावा उस प्रोडक्ट के अंदर जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स की ग्रोथ भी हो सकती है। तो मीन्स वाटर कंटेंट को हमें अकॉर्डिंग टू मोनोग्राफ या किसी गाइडलाइन के तहत इसको सेट रखना होगा ताकि हमारी प्रोडक्ट स्टेबल रहे और सेट रहे। तो नेक्स्ट ये क्वेश्चन पैदा होता है, हमारे पास ये जो दो टाइप्स हैं या जो दो फॉर्म में वाटर अवेलेबल है हमारे किसी प्रोडक्ट में है या कहीं भी अवेलेबल है, तो हम इसको डिटेक्ट कैसे करेंगे। तो USP की गाइडलाइन के मुताबिक इस वाटर कंटेंट को डिटेक्ट करने के तीन टेक्निक्स हैं, वो तीन दी हुई हैं। फर्स्ट वन है टाइट्रीमेट्री जिसे हम टाइट्रेशन भी कहते हैं। सेकंड वन जो है वो है एजियोट्रॉपिक, तो जिससे अगर आप USP की हेडलाइन में इस टेक्निक को देखेंगे तो टालोइन डिस्टिलेशन भी ब्रैकेट में आपको मिलेगा। तो नेक्स्ट जो है थर्ड वन वो है ग्रेविमेट्रिक टेक्निक या मेथड, तो उसमें जिसे हम LOD के नाम से पहचानते हैं या जिसे हम LOD कहते हैं, वो टेक्निक दी हुई है लॉस ऑन ड्राइंग, जो कि 105 डिग्री सेंटीग्रेड पे 1 आवर 2 आवर के लिए वो एक अलग टेक्निक है। तो
ये 3 टेक्निक्स हैं जो यूएसपी में वाटर कंटेंट को डिटेक्ट करने के लिए दी हुई हैं। कौन सी टेक्निक कहाँ पे इस्तेमाल होगी ये उस स्पेशल इंडिविजुअल मोनोग्राफ में दी हुई होगी। तो मैं डिटेल में बाकी टेक्निक्स को तो डिस्कस नहीं करूँगा, मैं जस्ट फर्स्ट वन जो है टाइट्रीमेट्री टाइट्रेशन उसको डिस्कस करूँगा। तो जो टाइट्रीमेट्री टाइट्रेशन है इसमें एक्चुअली एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है जिसमें आयोडीन का होना ज़रूरी है। आयोडीन का रिएक्शन होता है वाटर के साथ, तो इसमें ऑक्सीडेशन होती है, उसके बाद वाटर की कंजप्शन होती है, आयोडीन के बाद आयोडाइन डाइड आइन बनते हैं, तो एटसेट्रा। तो ये जो रिएक्शन है इसको मैं आगे चल के डिस्कस करता हूँ डिटेल में। तो उसके बाद जो है ये जो टाइट्रीमेट्री है या टाइट्रेशन है इसके लिए फर्स्ट वन जो है ये जो मेथड इसके लिए इस्तेमाल हुआ था एक ज़बरदस्त किस्म का, तो वो हुआ था 1935 में इस्तेमाल। तो टाइट्रीमेट्री टाइट्रेशन के लिए जो टेक्निक या मेथड बेस्ट मेथड जो बताया था वो 1935 में एक्चुअली एक केमिस्ट था, जर्मन केमिस्ट, जिसका नाम था कार्ल फिशर। कार्ल फिशर ने ही ये टेक्निक या मेथड बताया था और उसकी राउंड अबाउट एज 57 ईयर्स थी। तो उसने ये मेथड बताया था, इस वजह से इस मेथड या इस टाइट्रेशन का नाम है कार्ल फिशर टाइट्रेशन, और जो इंस्ट्रूमेंट इसमें इस्तेमाल किया जाता है उसका नाम है कार्ल फिशर टाइट्रेटर। अब कार्ल फिशर टाइट्रेटर जो है आगे इसमें जो टाइट्रेशन का प्रिंसिपल यूज़ हो रहा है उसकी आगे 2 टाइप्स हैं, वॉल्यूमेट्रिक कार्ल फिशर टाइट्रेशन और कालोमेट्रिक कार्ल फिशर टाइट्रेशन। अब ये दोनों जो टेक्निक्स हैं इनमें जो रिएजेंट इस्तेमाल हो रहा है उनमें आयोडीन की जनरेशन मस्ट है, उसमें आयोडीन प्रोवाइड करना मस्ट है। तो वॉल्यूमेट्रिक और कालोमेट्रिक में क्या डिफरेंस है ये मैं आगे चलकर अभी आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन हम कैसे डिसाइड करेंगे कि वॉल्यूमेट्रिक कहाँ पे इस्तेमाल होगा और कालोमेट्रिक कहाँ पे इस्तेमाल होगा। जहाँ पे हमारे सैंपल में वाटर कंटेंट मिनिमम होंगे तो वहाँ पे होगा कालोमेट्रिक टेक्निक, और जहाँ पे हमारे वाटर कंटेंट की परसेंटेज बहुत ज़्यादा होगी या 100% तक होगी तो वहाँ पे होगी वॉल्यूमेट्रिक कार्ल फिशर टाइट्रेशन इस्तेमाल होगी। तो इसके अलावा एक और भी इसका क्राइटेरिया है, क्योंकि इस क्राइटेरिया में कि कहाँ से कहाँ तक या किस रेंज तक वाटर कंटेंट के हम वॉल्यूमेट्रिक इस्तेमाल करेंगे और किस रेंज तक कालोमेट्रिक, तो मुख्तलिफ हैं। कहीं पे कुछ की राय इसमें माइक्रोग्राम से मिलीग्राम में है, कहीं पीपीएम में है, कहीं परसेंटेज में है, एटसेट्रा, मुख्तलिफ वेरिएबल है ये रेंज। लेकिन जो रूटीन में है वो इस तरह है कुछ कि अगर कार्ल फिशर जो कि एक जर्मन केमिस्ट था जिसने 1935 में वाटर की डिटेक्शन की टेक्निक बताई थी टाइट्रेशन के थ्रू 1935 में, और क्योंकि इसका नाम कार्ल फिशर ही था इसलिए इस टेक्निक का नाम, इस टाइट्रेशन का नाम कार्ल फिशर टाइट्रेशन रखा गया था, और जो इंस्ट्रूमेंट इसके लिए इस्तेमाल होता है उसको कार्ल फिशर टाइट्रेटर ही कहते हैं। तो ये गालबन 1901 से 1958 तक इसका एज सेशन है। तो जो कार्ल फिशर टाइट्रेशन है ये टेक्निक है, इसकी आगे 2 कार्ल फिशर टेक्निक्स जो हैं आगे इसकी आगे 2 टाइप्स हैं, वॉल्यूमेट्रिक टेक्निक, वॉल्यूमेट्रिक कार्ल फिशर टाइट्रेशन और कालोमेट्रिक कार्ल फिशर टाइट्रेशन। जो वॉल्यूमेट्रिक कार्ल फिशर टाइट्रेशन और कालोमेट्रिक कार्ल फिशर टाइट्रेशन है, हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमने कालोमेट्रिक कार्ल फिशर टाइट्रेशन मेथड इस्तेमाल करना है या वॉल्यूमेट्रिक। तो इसके लिए हमारे वाटर कंटेंट का जो परसेंटेज होगा सैंपल के अंदर, ऑन दैट बेस हमें डिसाइड करना पड़ेगा। अगर हमारे वाटर कंटेंट की परसेंटेज बहुत कम है तो फिर उसके लिए कालोमेट्रिक इस्तेमाल करेंगे, अगर बहुत ज़्यादा है तो फिर वॉल्यूमेट्रिक इस्तेमाल करेंगे, अगर 100% तक है तो फिर वॉल्यूमेट्रिक इस्तेमाल करेंगे। तो इसकी जो रेंज बनाई गई है इसका कोई स्पेशल स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन जो गैस वाली रेंज है वो ये है कि
कालोमेट्रिक और वॉल्यूमेट्रिक 1 ppm to 100 ppm और 100 ppm to 100% या लोअर देन 5%, ग्रेटर देन 5%। जी, कहीं पे माइक्रोग्राम में भी दी हुई है। तो कंसेप्ट कुछ इस तरह है कि जहाँ पे मिनिमम होगी, कम से कम होगी वाटर कंटेंट की परसेंटेज, वहाँ पे कालोमेट्रिक, और जहाँ पे ज़्यादा होगी वहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक। अब वॉल्यूमेट्रिक और कालोमेट्रिक में फ़र्क क्या है? एक्चुअली कार्ल फिशर रिएजेंट का जो रिएक्शन होता है वो कुछ इस तरह ही होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो इसमें क्या होता है कि a quantitative reaction of water with an anhydrous solution of SO2 plus I2 in the presence of buffer that reacts with hydrogen ions. अगर reaction consumes water, तो सिंपली जो कार्ल फिशर रिएजेंट का रिएक्शन है वो एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। इसमें वाटर की कंजप्शन हो रही होती है। तो आइए हम देखते हैं कि वॉल्यूमेट्रिक कार्ल फिशर रिएजेंट या कार्ल फिशर टाइट्रेशन और कालोमेट्रिक कार्ल फिशर टाइट्रेशन में क्या फ़र्क है। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया है कि आयोडीन का रिएक्शन होना है वाटर के साथ, I2 हमने हर हाल में, आयोडीन हमने हर हाल में प्रोवाइड करनी है। जो ही आयोडीन का सामना होगा वाटर के साथ तो रिएक्शन स्टार्ट होगा, और जितने मोल्स आयोडीन कंज्यूम होगी उतने ही मोल्स वाटर के होंगे। मींस वाटर और आयोडीन के जो रिएक्शन में इस्तेमाल होंगे वो सेम मोल्स होंगे, सेम क्वांटिटी होगी। तो जो रिएक्शन होगा वो कुछ इस तरह होगा। H2O plus SO2 plus I2 in case of pyridine and methanol, जिसे आप अल्कोहल के नाम से भी जानते हैं, या अल्कोहल। तो क्या होगा रिएक्शन? SO3 प्लस 2HI, वाटर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस आयोडीन, वाटर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस आयोडीन, सल्फर ट्राइऑक्साइड प्लस हाइड्रो आयोडिक एसिड, या इसका दूसरा नाम है हाइड्रोजन आयोडाइड। सो सिंपल। जो कार्ल फिशर रिएजेंट का रिएक्शन है वो इस तरह होगा, वाटर प्लस SO2 प्लस I2 इन प्रेजेंस ऑफ pyridine प्लस मेथनॉल या अल्कोहल, और रिएक्शन में बनेगा SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड प्लस 2HI, तो जिसे हाइड्रो आयोडिक एसिड या हाइड्रोजन आयोडाइड कहते हैं। पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। ये तो होता है रिएक्शन इसमें। अब
हमने सीखना है नेक्स्ट वॉल्यूमेट्रिक और कॉलोमेट्रिक में डिफरेंस क्या है। वॉल्यूमेट्रिक केएफ टाइट्रेशन, इसमें जो टाइट्रेंट इस्तेमाल होता है जिसे हम कार्ल फिशर रिएजेंट या कार्ल फिशर टाइट्रेंट कहते हैं वो इस्तेमाल होता है। वो इंस्ट्रूमेंट के बाहर से अलग एक रिएजेंट बॉटल में पड़ा होता है जहां से ब्यूरेट के थ्रू हम ट्रांसफ़र करते हैं टाइट्रेशन वेसल के अंदर, जहां पे डबल पॉइंट प्लैटिनम इलेक्ट्रोड मौजूद होता है जिसके अंदर 100 to 200 मिली वोल्ट या 200 मिली वोल्ट का करंट फ्लो कर रहा होता है, 15 से 24 माइक्रो एम्पेयर। तो वो तो जब हम इस इलेक्ट्रोड को पढ़ेंगे तो मैं डिटेल में आपको बता दूंगा। तो उसके लिए हम बाहर से वॉल्यूमेट्रिक सोल्यूशन बना होता है कार्ल फिशर रिएजेंट का, जो कि ब्यूरेट के थ्रू ट्रांसफर होता है, और उसमें जो मौजूद होती हैं इस कार्ल फिशर रिएजेंट में KFR फॉर वॉल्यूमेट्रिक कार्ल फिशर टाइट्रेशन के लिए जो यूज़ हो रहा होता है उसमें इस्तेमाल हो रही होती हैं 4 चीज़ें। फर्स्ट वन है मेथनॉल, सेकंड वन है पिरिडीन और सल्फर डाइऑक्साइड प्लस I2। ये इस रिएजेंट में इस्तेमाल हो रही होती हैं। मेथनॉल, पिरिडीन, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस आयोडीन। ये KF ये कार्ल फिशर रिएजेंट की कंपोजिशन है। ये 4 चीज़ें इस्तेमाल हो रही होती हैं जी। प्रिपरेशन ऑफ कार्ल फिशर रिएजेंट। कार्ल फिशर रिएजेंट के मैं आपको 2 मेथड बताने लगा हूँ, एक एग्जैक्ट यूएसपी के मुताबिक और एक जो कमर्शियल हमें रिएजेंट अवेलेबल होता है जो हम परचेज़ करते हैं, वो भी एक थोड़ा सा मेथड जो टच है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअली हम यूएसपी के अगेंस्ट बना सकते हैं, लैब के अंदर भी बना सकते हैं, अगर कमर्शियल अवेलेबल है मुख्तलिफ स्ट्रेंथ का तो वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू यूएसपी कार्ल फिशर रिएजेंट बनाने का जो मेथड दिया हुआ है वो ये है, क्योंकि जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि वॉल्यूमेट्रिक कार्ल फिशर टाइट्रेशन में जो है KFR इस्तेमाल होता है, कार्ल फिशर रिएजेंट इस्तेमाल होता है, जो कि एक वॉल्यूमेट्रिक सोल्यूशन होता है 4 कंपाउंड केमिकल्स का, जिसमें मेथनॉल है, पिरिडीन है, आयोडीन है और उसके बाद जो है सल्फर डाइऑक्साइड है, और ये 4 हो गए, सल्फर डाइऑक्साइड, आयोडीन, पिरिडीन और मेथनॉल। तो जो कंपोजिशन है किस तरह बनाते हैं, फर्स्ट वन ये है 670 ml 670 ml मेथनॉल लेना है और उसके बाद उसमें 170 ml पिरिडीन डालना है। याद रखना पिरिडीन जो है मेथनॉल के अंदर फ्रीली सॉल्युबल नहीं है बल्कि ये मिसिबल है। इन दोनों को मिक्स करने के बाद इसमें 125 ग्राम जो है आयोडीन डाल देनी है। उसके बाद इस सोल्यूशन को आपने कूल एरिया में रख देना है, कूल करना है इसको। और नेक्स्ट जो है ये सोल्यूशन ए बन गया आपका। नेक्स्ट जो है अपने सोल्यूशन बी बनाना है। सोल्यूशन बी में क्या करना है, 100 ml जो है पिरिडीन लेना है और उसको किस में, ग्रेजुएटेड सिलेंडर में लेना है। जब आप 100 ml को ग्रेजुएटेड सिलेंडर में लेंगे 100 ml, तो उसमें आपने ड्राई सल्फर डाइऑक्साइड को ऐड करवाना है अनटिल के इसका वॉल्यूम जो है 200 ml हो जाए। इसको आपने कहाँ पे वो सेट करना है, ग्रेजुएटेड सिलेंडर को कहाँ पे रखना है, फ्रीज बाथ में या आइस बाथ में। आपने इसमें 200 ml तक जब इसका वॉल्यूम हो जाएगा तो उसके बाद आपने इस सोल्यूशन बी को प्रॉपरली जो है ना इसमें मिक्स करना है सोल्यूशन ए में, और इसी तरह अच्छी तरह शेक करना है और आयोडीन को भी प्रॉपरली डिज़ोल्व कर लेना है। उसके बाद इसको ओवरनाइट स्टे देना है। ओवरनाइट स्टे के बाद जो है
आपने इसको इस्तेमाल करना है। तो इस वक्त जो कार्ल फिशर रिएजेंट ये बन चुका है, इसकी स्ट्रेंथ है 1 ml इज इक्वल टू 5 mg ऑफ वाटर। नेक्स्ट जो मेथड है कमर्शियल या आम लेबॉर्ट्री में जो कमर्शियल स्केल पे कार्ल फिशर रिएजेंट तैयार किया जाता है वॉल्यूमेट्रिक सॉल्यूशन के तौर पे, तो उसमें यह है कि केमिकल तो वही 4 इस्तेमाल होंगे, लेकिन इनको बनाने की थोड़ी तरकीब डिफरेंट है कि आयोडीन जो है 45 ग्राम, मेथनॉल जो है 400 ml, सल्फर डाइऑक्साइड 20 ग्राम और पिरीडीन जो है 80 mg इस्तेमाल। दोबारा बता देता हूँ कि ये जो मेथड है कमर्शियल स्केल पे जो इस्तेमाल किया जाता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कार्ल फिशर रिएजेंट, इसमें भी उसी तरह जिस तरह यूएसपी में 4 केमिकल्स हैं, 4 ही इस्तेमाल होते हैं, तो इनमें जो कंपोजिशन है थोड़ी डिफरेंट है। इसमें आयोडीन जो है 45 ग्राम है, मेथनॉल 400 ml है, सल्फर डाइऑक्साइड 20 ग्राम है और पिरीडीन जो है 80 mg है। अब किस तरह प्रिपेयर करना है इसमें रिएजेंट को, 400 ml मेथनॉल में पिरीडीन को ऐड करना है एक फ्लास्क के अंदर जिसका माउथ टाइटली क्लोज्ड हो ग्लास टॉपर से, और 80 mg पिरीडीन डालने के बाद इसको फ्रीजिंग बाथ में ले जाना है और उसमें सल्फर डाइऑक्साइड जो है ऐड करवानी है। सल्फर डाइऑक्साइड गैस के ऐड करवाने के प्रोसेस से पहले इस फ्लास्क का वेट कर लेना है और इसमें इतनी सल्फर डाइऑक्साइड गैस ऐड करवानी है कि इसका वेट 20 ग्राम बढ़ जाए। कहने का मतलब ये है कि इसमें 20 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड ऐड हो जाए। अब उसके बाद इस सोल्यूशन को निकाल लेना है और जो आयोडीन है 45 ग्राम वो इसमें प्रॉपरली डिज़ोल्व कर लेना है और उसी तरह ओवरनाइट स्टे देना है। ओवरनाइट स्टे के बाद इसका जो फैक्टर बनेगा वो 1 ml विल बी इक्वल टू 3.5 mg वाटर के। तो ये तो थे कार्ल फिशर रिएजेंट को प्रिपेयर करने के मेथड। यूएसपी का भी बता दिया है और कमर्शियल जो है वो भी बता दिया है और इनके फैक्टर भी बता दिए हैं। जो कार्ल फिशर टाइट्रेशन है, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, यहाँ पे जो है हमें एक्सटर्नली कोई रिएजेंट या टाइट्रेंट ऐड नहीं करना पड़ता, बल्कि इसमें इलेक्ट्रोकेमिकली ऑक्सीडेशन या इलेक्ट्रिकल ऑक्सीडेशन के थ्रू आयोडीन जनरेट की जाती है। तो इसमें एक्चुअली होता इस तरह है कि एक एनोड मौजूद होता है, इसमें एक एनोलाइट है, एक कैथोलाइट है, और जो कालोमेट्रिक कार्ल फिशर टाइट्रेशन है इसमें इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के अंदर ही हम सैंपल को पुट करते हैं, जो हमारा सैंपल होता है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल ऑक्सीडेशन होती है जिसके थ्रू आयोडाइड आइंस जो हैं जनरेट होते हैं, और जो एनोड होता है जिसमें आयोडाइड आइंस जनरेट होते हैं उसके अंदर भी 4 चीज़ें मौजूद होती हैं। कौन कौन सी? सल्फर डाइऑक्साइड उसी तरह मौजूद होती है, बेस जिससे कि हमने पिरीडीन का नाम दिया था, पिरीडीन मौजूद होती है। उसके बाद जो है पोटाशियम आयोडाइड मौजूद होता है जिसकी ऑक्सीडेशन से हमें आयोडाइड आइंस मिलते हैं, और उसके साथ ही जो अल्कोहल है, जो मेथनॉल है, वो भी मौजूद होती है। तो कालोमेट्रिक कार्ल फिशर टाइट्रेशन को सिंपली आप यूँ समझें कि हम इलेक्ट्रिकली आयोडीन या आयोडाइड आइंस प्रोड्यूस करते हैं, जो कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन में जिसमें वाटर की कंजप्शन होती है उसके लिए इस्तेमाल होती है। और उसी तरह जिस तरह के वॉल्यूमेट्रिक कार्ल फिशर टाइट्रेशन में हम बाहर से एक्सटर्नली जो है वॉल्यूमेट्रिक सॉल्यूशन डालते हैं या रिएजेंट डालते हैं जिसमें आयोडीन मौजूद होता है और वाटर के साथ वो रिएक्ट करके वाटर की कंजप्शन हो जाती है। इसमें जो है बजाय इसके कि हम बाहर से कोई रिएजेंट डालें, इसमें हम इलेक्ट्रिकल ऑक्सीडेशन के थ्रू वही फंक्शन परफॉर्म करवाते हैं, मतलब आयोडीन जो है ना या आयोडाइड आइंस जो है ना जनरेट करवाते हैं इलेक्ट्रिकल ऑक्सीडेशन के थ्रू। तो इस इलेक्ट्रोड में जो चीज़ें मौजूद होती हैं वो मैंने आपको बता दिया है। तो जो कालोमेट्रिक कार्ल फिशर टाइट्रेशन होगी वो जहाँ पे वाटर कंटेंट हमारे सैंपल में बहुत कम होगा, जिसमें या वो सैंपल जिसमें हमारे वाटर कंटेंट की परसेंटेज कम है, हम उसके लिए कालोमेट्रिक कार्ल फिशर टाइट्रेशन यूज़ करेंगे। रेंज मैंने पहले आपको बता दी थी कि 1 ppm टू 100 ppm और 1% टू 5%, मीन्स लो लिमिट के लिए जहाँ पे वाटर कंटेंट होगा वहाँ पे हम कालोमेट्रिक कार्ल फिशर टाइट्रेशन यूज़ करेंगे। एक्चुअली इसमें एनोलाइट और कैथोलाइट जो हैं दोनों जो हैं एक दूसरे से एक आयन परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू अलग अलग या सेपरेट होते हैं। तो इसका बेनिफिट ये है क्योंकि इसमें
कम कंसंट्रेशन का वाटर कंटेंट का हम सैंपल यूज़ करते हैं, इसलिए ये काफ़ी देर तक ये जो एनोड है या ये जो पूरी हमारा इस्तेमाल होता रहता है। तो कॉलोमेट्रिक कार्ल फिशर टाइट्रेशन में जो एनोड इस्तेमाल होता है जिसके थ्रू हमने आयोडाइड आयंस प्रोड्यूस करने होते हैं, उनमें मेथनॉल प्लस पोटाशियम आयोडाइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस C5H5N पिरिडीन ये होते हैं। तो जो वॉल्यूमेट्रिक कार्ल फिशर रिएजेंट होता है उसमें ये पोटाशियम आयोडाइड नहीं होता, आयोडीन अलग से मौजूद होता है। तो ये तो था कॉलोमेट्रिक कार्ल फिशर टाइट्रेशन। और अब हम पढ़ते हैं वॉल्यूमेट्रिक कार्ल फिशर टाइट्रेशन। वॉल्यूमेट्रिक कार्ल फिशर टाइट्रेशन। तो इसमें जो है हम एक्सटर्नली रिएजेंट ब्यूरेट के थ्रू ट्रांसफ़र करते हैं टाइट्रेशन वेसल के अंदर। तो ये टाइट्रेशन वेसल वगैरह जो है जब हम इंस्ट्रूमेंट को अभी डिस्क्राइब करेंगे तो उसमें आपको ये क्लियर समझ आ जाएगा। तो मीन्स वॉल्यूमेट्रिक कार्ल फिशर टाइट्रेशन में हम एक्सटर्नली जो रिएजेंट हमारा बना होता है जिसमें 4 चीज़ें होती हैं, मैं आगे इसकी कंपोजिशन आपको बता देता हूँ, वो हम एक्सटर्नली पुट करते हैं। तो उसके बाद ये रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और वाटर की कंजप्शन होती है। कार्ल फिशर रिएजेंट की जो कंपोजिशन है उसको अब हम डिस्कस करते हैं। कार्ल फिशर रिएजेंट जो है इन 4 केमिकल्स पर मुश्तमिल होता है, आयोडीन, सल्फर डाइऑक्साइड और पिरिडीन प्लस मेथनॉल। मेथनॉल एक्चुअली अल्कोहल और पिरिडीन ये बेस के तौर पे इस्तेमाल होता है, और सल्फर डाइऑक्साइड और आयोडीन। तो पिरिडीन क्योंकि कार्सिनोजेनिक है, कैंसर काज कर सकता है, ख़तरनाक है, हार्मफुल है, तो इसलिए पिरिडीन के अल्टरनेट नोवाडेज इमिडाजोल भी इस्तेमाल हो रहा है जो कि इससे पिरिडीन से कम कार्सिनोजेनिक है। तो ये 4 केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं कार्ल फिशर रिएजेंट की कंपोजिशन में। वो ये जो कार्ल फिशर रिएजेंट है ये वॉल्यूमेट्रिक कार्ल फिशर टाइट्रेशन के लिए इस्तेमाल। कार्ल फिशर रिएजेंट का रिएक्शन एंड प्रिंसिपल कुछ इस तरह है, जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है यहाँ पे उस वक़्त जब हम कार्ल फिशर रिएजेंट को वाटर के साथ इसकी अटैचमेंट होती है या एक्सपोज होता है, वाटर के सामने आता है, तो तब एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन प्रोसेस होता है। वो पूरा प्रोसेस या केमिकल रिएक्शन किस तरह होता है, वाटर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस आयोडीन इन प्रेजेंस ऑफ, क्योंकि जो रिएजेंट है उसमें 4 चीज़ें मौजूद थी, पिरिडीन भी था, मेथनॉल भी था, आयोडीन भी था, सल्फर डाइऑक्साइड भी था, और एक्स्ट्रा कौन सी चीज़ अब आ गई इसमें, वाटर। वाटर के साथ जो ही इसका ताल्लुक बनेगा तो ये रिएक्शन होगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और रिएक्शन के नतीजे में सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगा और हाइड्रो आयोडिक एसिड बनेगा। हाइड्रो आयोडिक एसिड में हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और आयोडीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो आयंस जो ही अवेलेबल होंगे तो इलेक्ट्रोड से करंट का फ्लो शुरू हो जाएगा और मिलीवोल्ट बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो नेक्स्ट जो है सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है इसका रिएक्शन होगा हमारे पिरिडीन के साथ। पिरिडीन के साथ जब रिएक्शन होगा तो सल्फर ट्राइऑक्साइड प्लस पिरिडीन, तो ये साल्ट बनेगा, अल्काइल सल्फाइड साल्ट बनेगा। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास एक ही चीज़ बच गई है, वो है मेथनॉल, जिसे हम अल्कोहल का नाम दे रहे थे मेथनॉल। तो इस कंपाउंड का रिएक्शन होगा मेथनॉल के साथ, इस अनस्टेबल कम्प्लेक्स का रिएक्शन होगा मेथनॉल के साथ। जब मेथनॉल के साथ इसका रिएक्शन होगा तो ये बनेगा पिरिडीनियम मिथाइल सल्फेट कम्प्लेक्स, ये इसका फार्मूला बनेगा। तो ये एक स्टेबल कम्प्लेक्स है और बफर के तौर पे काम करता है, और ये रिएक्शन को रिवर्स होने से बचाता है। तो अब हम यहाँ पे एक क्वेश्चन का आंसर देते जाएं कि पिरिडीन जो है वो क्यों इस्तेमाल किया जाता है। एक्चुअली पिरिडीन जो है वो एक बेस है, और ये जो हाइड्रो आयोडिक एसिड है ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। जब रिएक्शन के दौरान वाटर के मॉलिक्यूल की अटैचमेंट इस रिएजेंट के साथ होती है तो ये जो हाइड्रो आयोडिक एसिड बनता है, तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए भी पिरिडीन जो है अपना फंक्शन परफॉर्म करता है, इसको न्यूट्रलाइज कर देता है। और उसके बाद
एंड पे भी जो है ना, ये पिरिडीन का ये देखें सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ भी इसका रिएक्शन हो रहा है, और एंड पे जो स्टेबल कंपाउंड बन रहा है उसका भी बेनिफिट यही है कि एक तो इस रिएक्शन को रिवर्स होने से बचाता है, ऑक्सीडेशन से बचाता है, इस हाइड्रो आयोडिक एसिड और सल्फर ट्राइऑक्साइड की दोबारा जो है ना रिवर्स प्रोसेस से बचाता है। तो पिरिडीन का पूरा जो रिएक्शन है, जो प्रोसेस है, वो न्यूट्रल हो गया है, और हमारा जो इलेक्ट्रोड है वो दोबारा अपनी इनिशियल पोजीशन पे इनिशियल करंट शो करना शुरू कर देगा, जो कि हमने स्टार्ट में नोट किया था। और उसके बाद जो है, जब तक वाटर की अटैचमेंट नहीं होगी दोबारा रिएजेंट के साथ, तो उस वक्त तक ना ही ये आयंस बनेंगे, ना ही करंट का फ्लो होगा, और ना ही हमारा इलेक्ट्रोड कोई रीडिंग शो करेगा। तो इसलिए पिरिडीन जो है ये इम्पोर्टेंट है इसके लिए, एक तो हाइड्रोआयोडिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए ताकि रिएक्शन का रिवर्स ना हो, और आगे भी एक स्टेबल कम्प्लेक्स बनाने के लिए भी ये इस्तेमाल हो रहा है, ताकि फिर कोई ऑक्सीडेशन ना हो और हमारे उसमें रीडिंग में कोई फ्लक्चुएशन ना आए। तो इस मकसद के लिए पिरिडीन इस्तेमाल होता है। अब तो इस तरह क्लियर हो गया कि इस कार्ल फिशर रिएजेंट में हम सल्फर डाइऑक्साइड, आयोडीन, पिरिडीन और इसके साथ जो है मेथनॉल क्यों इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि मैंने आपको केमिकल रिएक्शन इसका पूरा प्रिंसिपल करके दिखाया है कि आयोडीन का जो है रिएक्शन किसके साथ हो रहा है, वाटर की कंजप्शन हो रही है, क्यों हो रही है। उसके बाद जो है पिरिडीन का रोल कहाँ कहाँ पे है हाइड्रोआयोडिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए। उसके बाद आगे फिर जो सल्फर ट्राइऑक्साइड है उसके साथ भी इसका रिएक्शन हो रहा है। उसके बाद उससे आगे जो साल्ट बन रहा है फिर मेथनॉल के साथ उसका रिएक्शन हो रहा है, और एंड पे वो साल्ट न्यूट्रलाइज हो रहा है, और रिवर्स रिएक्शन होने से, आप फर्दर ऑक्सीडेशन होने से बचाने के लिए ये सारे केमिकल इस रिएजेंट का हिस्सा हैं। और जब ये केमिकल बन जाता है, रिएजेंट बन जाता है, इसके लिए चंद प्रिकॉशंस हैं, क्योंकि ये जो रिएजेंट है ये फोटो सेंसिटिव रिएजेंट है, और इसके अलावा मॉइस्चर से इसको बचाना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा भी मॉइस्चर या एयर इसके साथ जो ही इसकी अटैचमेंट होगी तो आयोडीन और ये सारा रिएजेंट का रिएक्शन शुरू हो जाएगा, जब तक कि वाटर के मॉलिक्यूल या मॉइस्चर जो इसके साथ जिनकी अटैचमेंट हो गई है वो न्यूट्रलाइज नहीं हो जाएंगे, या वो सारे के सारे कंज्यूम नहीं हो जाएंगे। तो अब देखते हैं कि वाटर और एलओडी में क्या डिफरेंस है। एक्चुअली जो एलओडी है, लॉस ऑन ड्राइंग जो है, जो कि यूएसपी के चैप्टर नंबर 731 में जिसकी डिटेल दी गई है कि कोई भी मटेरियल है, अगर आपने उसमें से एब्जॉर्ब्ड जो वाटर है या जो फ्री वाटर है या जो बाहर का पानी है, उसको अगर आपने डिटरमिन करना है या डिटेक्ट करना है या क्वांटिफाई करना है, तो उसके लिए उसको 105 डिग्री पे रखते हैं 1 आवर या 2 आवर के लिए, इवन कि उसका जो परसेंटेज में डिफरेंस आ रहा है वो कांस्टेंट हो जाए, तो उसके लिए एलओडी है। लेकिन एलओडी के दौरान एब्जॉर्ब्ड वाटर तो उड़ता ही उड़ता है, उसके अलावा जो वोलाटाइल कंपाउंड्स होते हैं या वोलाटाइल मटेरियल अगर उसके अंदर मौजूद है तो वो भी 105 पे उड़ जाएगा। तो एलओडी के दौरान ये तमाम मींस वाटर के साथ साथ बाकी कंपाउंड जो वोलाटाइल हैं या जो 105 से नीचे जो एवापोरेट हो रहे हैं वो सारे एवापोरेट हो जाएंगे, उसमें उसका वेट शामिल हो जाएगा। और जो वाटर कंटेंट है जो कि हम कार्ल फिशर के थ्रू डिटेक्ट करते हैं, क्योंकि कार्ल फिशर तो बहुत कॉस्टली है, इसका रिएजेंट कॉस्टली है, इंस्ट्रूमेंट पे का इस्तेमाल है इसमें, लेकिन एलओडी में भी तो सिंपल है। लेकिन कार्ल फिशर रिएजेंट में जस्ट रिएक्शन होगा वाटर के साथ और डिटेक्ट भी वाटर ही होगा, चाहे वो अब्जॉर्ब्ड में है या हाइड्रेट्स फॉर्म में है, लेकिन वाटर के अलावा किसी और चीज़ के साथ उसका रिएक्शन रिएजेंट का नहीं होगा और ना ही किसी और चीज़ को वो डिटेक्ट करेगा। तो क्लियर हो गया कि वाटर और एलओडी में क्या डिफरेंस है, और उसके अलावा इस रिएजेंट को हम किस तरह सेव रख सकते हैं। और इसके बाद जो एहतियातें हैं कार्ल फिशर रिएजेंट की, कि अगर इसको आप मैक्सिमम टाइम ओपन कर रहे हैं या बोतल को या अडाप्टर को खोल रहे हैं, तो उसके बाद इसको स्टैंडर्डाइज करना चाहिए। तो कार्ल फिशर रिएजेंट जब हम प्रिपेयर कर चुके होंगे या हमने रेडीमेड लिया है या कमर्शियल हमने परचेज़ किया है, तो उसको स्टैंडर्डाइज करने या उसकी स्ट्रेंथ को कैसे मालूम करेंगे। इसके भी दो मेथड मौजूद हैं। एक तो आम रूटीन में ये मेथड है, अगर आपके पास वाटर का कोई स्टैंडर्ड मौजूद है, मतलब परसेंटेज, कोई भी आपके पास सोल्यूशन है जिसमें 5%, 10%, 2%, 1% वाटर है,
तो आप वो स्टैंडर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट हो रिलायबल। और नेक्स्ट यूएसपी का कोई अगर आपके पास स्टैंडर्ड है वाटर का, या आपके पास कोई कमर्शियल है, तो वो विद COA होना चाहिए, जिसका प्रॉपर सबूत हो हमारे पास। तो इसके बाद जो है, जो आम रूटीन में एक केमिकल इस्तेमाल होता है जिसका नाम है डाई सोडियम टार्टरेट, या DST के नाम से भी जाना जाता है, उसको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें ये है कि जो वाटर कंटेंट है वो 15.66% होता है, मतलब 15.66% उसके अंदर कांस्टेंट है वाटर कंटेंट। उसको भी हम एज अ स्टैंडर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। या यूएसपी में इस कार्ल फिशर रिएजेंट की स्टैंडर्डाइजेशन के लिए जो केमिकल दिया हुआ है वो सोडियम टार्टराइट डाइहाइड्रेट दिया हुआ है, इसलिए मैंने आगे यूएसपी का रेफरेंस भी लिख दिया है। तो इसकी स्टैंडर्डाइजेशन के लिए जो स्टैंडर्ड इस्तेमाल होते हैं या जो केमिकल इस्तेमाल होता है वो भी मैंने आपको बता दिया है। ये वाले केमिकल या ये वाले स्टैंडर्ड इस्तेमाल होते हैं। अब स्ट्रेंथ या उस फैक्टर को निकालने का फार्मूला क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। कार्ल फिशर रिएजेंट की स्ट्रेंथ या कार्ल फिशर रिएजेंट को स्टैंडर्डाइज करने के लिए या उसकी स्ट्रेंथ मालूम करने के लिए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है, आप वाटर स्टैंडर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, या कुछ केमिकल्स हैं जिनके अंदर वाटर का कंटेंट जो है कांस्टेंट परसेंटेज में अवेलेबल होता है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट इस टेबल में मैंने आपको जो ये फार्मूले बताए हुए हैं, इसमें यह है कि हम वाटर स्टैंडर्ड यूज़ कर रहे हैं जिसमें वाटर जो है 10% है। तो उसके लिए फार्मूला क्या इस्तेमाल करेंगे, वेट ऑफ वाटर स्टैंडर्ड। हमने जो 10% वाटर वाला स्टैंडर्ड था उसका कितना वेट लिया, उसके बाद हमारा जो KFR है कार्ल फिशर रिएजेंट है उसका वॉल्यूम कितना इस्तेमाल हुआ उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए या टाइट्रेट करने के लिए, आगे मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज ऑफ वाटर कंटेंट इन स्टैंडर्ड जो कि 10% था, इसकी जगह पे 10 लिखेंगे ओवर 100 लिखेंगे। तो ये फार्मूले में पुट करेंगे तो क्या आएगा, हमने वेट लिया है इस 10% वाटर स्टैंडर्ड का 100 mg डिवाइडेड बाई, हमारा एग्जांपल दे रहा हूँ, कार्ल फिशर रिएजेंट यूज हुआ है 2 ml, और मल्टीप्लाई ये जो स्टैंडर्ड था वो हमारा था 10%, तो 10 ओवर 100 आ जाएगा इज इक्वल टू 5 mg। तो इट मीन्स जो फैक्टर बनेगा हमारा 1 ml KFR जो है वो 5 mg वाटर के इक्वल बनेगा। ये तो था आपने वाटर स्टैंडर्ड इस्तेमाल किया लिक्विड फॉर्म में। अब हमने एक केमिकल इस्तेमाल किया जिसका नाम DST है, जिसमें जो वाटर कंटेंट है, जो हाइड्रेट्स हैं, वो 15.66% तक अवेलेबल रहते हैं। तो इसके लिए हम जो फार्मूला इस्तेमाल करेंगे एज सच वही फार्मूला है, वेट ऑफ DST जो कि डाई सोडियम टार्टरेट है। तो उसके बाद उसके लिए जो वॉल्यूम इस्तेमाल हुआ है KFR का वो, उसके बाद 15.66 ओवर 100, तो ये भी राउंड अबाउट 1 ml इज इक्वल टू 5 mg बनता है। तो ये मैंने आपको एग्जांपल के साथ कार्ल फिशर रिएजेंट की स्टैंडर्डाइजेशन या उसकी स्ट्रेंथ मालूम करने का मेथड बता दिया है। तो जो कार्ल फिशर रिएजेंट होता है मोस्टली जब वो बिल्कुल एक्यूरेट फॉर्म में होता है तो उसका कलर होता है डीप ब्राउन या गहरा ब्राउन होता है, बहुत गहरा ब्राउन होता है, क्योंकि ये केमिकल जो है फोटो सेंसिटिव रिएजेंट है, इसलिए जहाँ पे इंस्ट्रूमेंट के अंदर भी रखा हुआ है या बॉटल के अंदर रखा हुआ है तो हम इसको एम्बर कलर की बॉटल में रखते हैं और इसको अच्छी तरह एयर टाइट करके रखते हैं, मॉइस्चर से बचाते हैं। और नेक्स्ट जो है इसको कूल एरिया में रखते हैं। इंस्ट्रूमेंट की डेमोस्ट्रेशन थोड़ी सी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि जिस इंस्ट्रूमेंट पे मैंने आपको टेस्ट परफॉर्म करके दिखाना है उसमें सॉल्वेंट मैनेजर इंस्टॉल नहीं है। इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अगर सॉल्वेंट मैनेजर नहीं है तो आपका इंस्ट्रूमेंट ये नहीं है कि काम नहीं करेगा या आप उस पर टेस्ट परफॉर्म नहीं कर सकते। अगर आप इसको इमेज को देख रहे हैं तो मैं एक कंप्लीट इंस्ट्रूमेंट मेटलर टोलेडो V20 की, जिस पे मैं आपको टेस्ट भी परफॉर्म करके दिखाऊंगा, उसकी एक डायग्राम दिखा रहा हूँ। असल में किसी भी इंस्ट्रूमेंट के अंदर आपको 3 बॉटल्स इस्तेमाल करना होगी। एक ये होगी जिसमें आपने रिएजेंट रखना है, दूसरी ये बोतल जिसमें आपने सॉल्वेंट रखना है जो कि मोस्टली मेथानॉल या मेथानॉल और फार्मामाइड या 20% मेथानॉल और इसके अलावा कोई और रिएजेंट हो सकता है। तो ये सॉल्वेंट है, ये आपकी जो वेस्ट बॉटल पड़ी है, यहाँ पे आपकी वेस्ट बॉटल पड़ी है और ये आपका रिएजेंट पड़ा है जिससे आपने टाइट्रेट करवाना है। हर बोतल के ऊपर जो है अपना ड्राइंग ट्यूब होगी जिसके अंदर सुपर या जो सूटेबल होगा डेसिकेंट वो रखा हुआ होगा हर बोतल के ऊपर। ये देखें इसके ऊपर बोतल है ये सॉल्वेंट की, इसके ऊपर डेसिकेंट मौजूद है और इसके अंदर ड्राइंग ट्यूब भी मौजूद है। और उसके साथ ये आपका जो है ये वेस्ट बॉटल है, इसके ऊपर सॉल्वेंट मैनेजर मौजूद है। एक्चुअली ये एक पंप होता है जो एयर को सक भी करता है, फिल भी करता है
और उसके बाद जो है ना इस टाइट्रेशन वेसल के अंदर जो है ये आपके सॉल्वेंट को यूं इन कर देता है, और जब ड्रेन करना हो तो वापस ये वेस्ट बोतल में इसको सक कर लेता है, ड्रेन कर देता है। इसी तरह यहाँ तक ये आपके सॉल्वेंट मैनेजर का काम था, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। तो ये थी आपकी सॉल्वेंट की बोतल, ये थी आपकी वेस्ट की बोतल। सॉल्वेंट यहाँ से होता हुआ आपकी टाइट्रेशन वेसल में आता है, और उसके बाद जब इस सॉल्वेंट को आपने वेस्ट करना होता है तो ये सॉल्वेंट मैनेजर के ऊपर पंप मौजूद है जो कि इसको सक करके वेस्ट बोतल में डाल देता है। इस बोतल के ऊपर भी सूटेबल डेसिकेंट मौजूद है, इसके ऊपर भी मौजूद है ताकि मॉइस्चर फ्री रहे। उसके बाद है आपकी यहाँ पे रिएजेंट बॉटल के ऊपर आपको शायद ये नज़र आ रहा होगा कि इसके ऊपर भी ड्राइंग ट्यूब मौजूद है जिसमें सूटेबल डेसिकेंट मौजूद है, और उसके साथ ही ये ब्यूरेट मौजूद है। ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है इसके साथ जो ब्यूरेट होते हैं वो इंटरचेंजेबल ब्यूरेट होता है। मीन्स यहाँ से इस ब्यूरेट की टिप आप उठा के यहाँ पे टाइट्रेशन वेसल में उसकी ब्यूरेट की टिप डाल देंगे, और उसके बाद इस ब्यूरेट को उठा के यहाँ पे एक अरेस्टमेंट नॉब है जो कि ब्यूरेट को कैच कर देता है, वहाँ पे रखेंगे तो ये नीचे इसके पिस्टन लगा हुआ है, वो इस ब्यूरेट के को मूव करवाएगा इसके अंदर जो पिस्टन है, और उसके बाद ये इस ब्यूरेट को फिल भी करवाएगा, डिस्पेंस भी करवाएगा, रिंस भी करवाएगा। तो ये तीसरी बोतल जिसमें रिएजेंट रखा हुआ है। ये अगर मुख्तलिफ कंपोनेंट के आपके पास रिएजेंट मौजूद हैं तो ये इंटरचेंजेबल ब्यूरेट सेट होता है, एक में आप एक रख लें, दूसरी बोतल में उसके ऊपर ब्यूरेट भी दूसरा रख लें और उसको अलग रख लें, और उसको अगर आप चाहें तो कूल एरिया में रखें, और जौन सा आपको कंपोनेंट चाहिए वही कंपोनेंट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे मैंने प्रैक्टिकली आगे आपको दिखा देना है एक टेस्ट भी परफॉर्म करके, लेकिन फिर भी मैंने आपको एक कंप्लीट जो है इंस्ट्रूमेंट, उसकी फ्लो डायग्राम और उसके अंदर इस्तेमाल होने वाली चीज़ें बता दी हैं। इसके पीछे पोर्ट मौजूद है इस ड्राइव के पीछे, जहाँ पे आप प्रिंटर लगा सकते हो, पीसी लगा सकते हो, होमोजेनाइजर लगा सकते हो। तो यहाँ पे ये सॉल्वेंट मैनेजर, ये है सॉल्वेंट मैनेजर, और इसके बाद ये है आपके सॉल्वेंट की बोतल, और ये है आपका रिएजेंट, और हर एक के ऊपर ड्राइंग ट्यूब मौजूद है जिसके अंदर सूटेबल डेसिकेंट मौजूद है, और ये सिलिकॉन ट्यूब की मदद से ये आपके ये टाइट्रेशन वेसल में सॉल्वेंट फिल होगा और ड्रेन होगा। इसी स्टीरर भी मौजूद है, इसकी आप स्पीड सेट कर सकते हैं। डायग्राम दिखाने का मतलब ये है कि आपको एग्जैक्ट आइडिया हो जाए कि आपका कालफिशर टाइट्रेटर किन पार्ट्स पे मुश्तमिल होता है। सॉल्वेंट पे, सॉल्वेंट बोतल, वेस्ट बोतल, रिएजेंट बोतल, हर एक के ऊपर ड्राइंग ट्यूब और हर एक के ऊपर सूटेबल डेसिकेंट मौजूद है, और उसकी टिप जो है बॉटल अडाप्टर के अंदर ही पिन की हुई है ताकि मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करती रहे। तो यहाँ तक मैंने आपको बता दिया है, तो आगे मैं छोटा सा प्रैक्टिकल भी आपको करके दिखाऊंगा। कालफिशर की प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस देखने के लिए या कालफिशर को किस तरह ऑपरेट किया जाता है प्रैक्टिकली देखने के लिए इस वीडियो का प्लीज़ पार्ट 2 देखें, उसमें प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दिखाया गया है। ओके, थैंक यू।